लीजिए आज का टॉपिक है ह्यूमन आइज़। ह्यूमन आइज़ एक फोटो रिसेप्टर है और आज इस लेक्चर में आप इस ह्यूमन आइज़ का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सुनते रहिएगा, देखिएगा नीट के क्वेश्चंस इस पार्ट से कितने बनते हैं, इनको ध्यान से सुनते रहिएगा। ओके, नाउ this is the human eyes and you know that this human eyes is a hollow ball like round structure. Human eyes hollow ball like round structure है and it is present in the cavity of lacrimal bone. पहली पॉइंट कि जो आइज़ है हमारी वो स्कल के अंदर जो लैक्राइमल बोन है उसकी जो कैविटी है जिसको हम पढ़ देंगे आई ऑर्बिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आई ऑर्बिट। उस आई ऑर्बिट में ये हॉलो बॉल लाइक इस राउंडेड स्ट्रक्चर आई बॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर बात है? कौन सी बोन है? लैक्राइमल बोन। कहाँ की बोन है? स्कल की बोन है। इसे क्या कहते हैं? आई ऑर्बिट। अब देखते हैं दूसरी चीज़, ध्यान दीजिएगा। अबाउट 1/5 पार्ट, about 1/5 part is only visible from outside. हमारी आँख का 1/5 पार्ट ही केवल हमें दिखाई देता है। इन बिटवीन द आई लिड्स, आई लिड्स के बाहर जितना पार्ट दिखाई देता है, आई लिड्स के बीच में जितना पार्ट दिखाई देता है वो हिस्सा होता है 1/5 एंड रिमेनिंग 4/5 पार्ट रिमेन्स इन द आई ऑर्बिट। वही आई ऑर्बिट जो बनी हुई है लैक्राइमल बोन ऑफ स्कल की। क्लियर बात हुई? आगे चलते हैं दूसरे स्टेप पे। बात करते हैं हम लोग आपके पैल्पी ब्राई की। पैल्पी ब्राई मीन्स बच्चों आई लिड। ये जो आई लिड है, इस आई लिड के मार्जिन पर हेयर्स जो लगे हुए हैं ये कहलाते हैं आई लैसेस। क्या कहलाते हैं? आई लैसेस कहलाते हैं। ठीक है। अब बच्चों जो इसी आई लिड की जो इनर लेयर होती है इस स्ट्रेच, ये इनर लेयर स्ट्रेच होती है। कहाँ स्ट्रेच होती है? एंटीरियर टू द स्क्लेरा एंड दिस फॉर्म द कंजक्टिवा। यानी मतलब कंजक्टिवा किसकी बनी होती है? ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनर लेयर ऑफ रेटिना इज स्ट्रेच ओवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड कंजक्टिवा। क्या कहलाती है? कंजक्टिवा। अब यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन आता है, बिकॉज कंजक्टिवा इज द थिनेस्ट एपिडर्मिस इन केस ऑफ एनिमल बॉडी। तो विच वन इज द थिनेस्ट एपिडर्मिस इन केस ऑफ एनिमल बॉडी? द आंसर इज कंजक्टिवा। आंसर कहलाता है कंजक्टिवा। नाउ आगे चलते हैं, बात करते हैं देयर इज अनदर मेम्ब्रेन इनसाइड द कॉर्नर्स ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के कॉर्नर्स में, ऑर्बिट के कॉर्नर्स में, आई बॉल के कॉर्नर्स में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन बच्चे जो निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो ह्यूमन में वेस्टिजियल होती है। वेस्टिजियल का मतलब हो गया नॉन फंक्शनल हो रही है। क्लियर बात हो गई इतनी? तो वो कौन सी मेम्ब्रेन है? निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन। आपने कई बार नाम सुना होगा। जो निकटाइटिंग मेम्ब्रेन होती है, निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन, इट इज़ प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द आई बॉल एंड इट स्ट्रेच व्हेन इट इज़ नीड। व्हेन देयर इज़ ए नीड तब वो स्ट्रेच होती है और पूरी आई बॉल को कवर कर लेती है, जैसा कि आपको देखने को मिलता है एक्वाटिक एनिमल्स में। लेकिन इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स द निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन इज वेस्टिजियल। क्लियर बात हो गई इतनी? अब चलते हैं, हम लोगों ने आईलिड को जाना। आईलिड के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पैल्पी ब्राई, और इसीलिए जो निकटाइटिंग मेम्ब्रेन है इसको भी एक वर्ड देते हैं, ये कहलाता प्लीका, PLICA, प्लीका सेमिलुनैरिस। तो प्लीका सेमिलुनैरिस इज द निकटाइटेटिंग मेम्ब्रेन एंड पैल्पी ब्राई, BRAE, पैल्पी ब्राई इज नोन एज द आईलिड। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हमारी आइज़ में बच्चों ग्लैंड भी है, लैक्राइमल ग्लैंड जो सिक्रीशन करती रहती है, आप लोग जानते हैं।
ग्लैंड्स में, आइज़ में ग्लैंड्स पाई जाने वाली लैक्रेमल ग्लैंड्स। इसके अलावा हमारी आइज़ में कुछ मसल्स हैं, ठीक है। ये मसल्स 6 इन नंबर है और ये दो तरीके की मसल्स है। एक रेक्टस RECTUS, रिक्टस RECTUS, एंड सेकेंड वन इज द ऑब्लिक। नाउ इन 6 में 4 मसल्स, देयर आर 4 मसल्स रिक्टस, 4 रिक्टस हैं, सुपीरियर रिक्टस, इंफीरियर रिक्टस, इंटरनल रिक्टस एंड एक्सटर्नल रिक्टस। रिक्टस 4 हैं, सुपीरियर रिक्टस, सुपीरियर है तो इंफीरियर भी होगा, इंफीरियर रिक्टस पढ़ाने के लिए पढ़ाना पड़ रहा है बुक में, और अगर उसने एक्सटर्नल रिक्टस कहा तो इसके मतलब इंटरनल रिक्टस भी होगी। ये 4 रिक्टस मसल्स होती हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। ऑब्लिक मसल्स में सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, 2 हैं ऑब्लिक, सुपीरियर एंड इंफीरियर। रिक्टस आर 4, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटरनल, एक्सटर्नल रिक्टस। अब बात करते हैं इन रिक्टस मसल्स का काम क्या है। दरअसल ये मसल्स कहलाती हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स? द आंसर इज 6. हाउ मेनी ऑफ देम आर रिक्टस? देयर आर 4. हाउ मेनी देम आर ऑब्लिक अरेंज? दे आर नोन एज 2 इन नंबर, कहलाएंगी 2 नंबर में है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सुपीरियर रिक्टस की। सुपीरियर रिक्टस की बात करते हैं, जैसे नाम बता रहा है आपको कि जो ये सुपीरियर रिक्टस है ये इंफीरियर रिक्टस, इंफीरियर आपके ऑब्लिक के साथ मिलकर हमारी आइज़ को अपवर्ल्ड उठाता है। जो हमारी आई वॉल है इट रोटेट अपवर्ल्डली विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर रिक्टस एंड ऑब्लिक रिक्टस। सुपीरियर रिक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। नाउ इंफीरियर रिक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, एंड एक्सटर्नल रिक्टस जैसा नाम बता रहा है, एक्सटर्नल मतलब फ्रॉम नोज टू ईयर, यानी मतलब दिस हेल्प इन रोटेट द आई वॉल टूवर्ड्स आउटसाइड, टूवर्ड एक्सटीरियर। दैट्स वाई द वर्ड इज यूज हियर एक्सटर्नल। सीखने की जरूरत है ना। एक्सटर्नल रिक्टस मसल्स रोटेट द आई वॉल फ्रॉम नोज टू ईयर, एंड देन इज द इंटरनल फ्रॉम ईयर टू नोज साइड। तो जो आई वॉल्स आप मूव करते हैं बाहर की ओर, नोज से आई वॉल को रोटेट करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स उसमें जो काम करती है वो कहलाती है एक्सटर्नल, और जब अंदर की ओर आते हैं तो इंटरनल। और सुपीरियर रिक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक अपवर्डली मूवमेंट के लिए, और इंफीरियर रिक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक डाउनवर्डली मूवमेंट्स के लिए। तो ये जो आई मसल्स हैं, जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं, ये हमारी इस आई बॉल को रोटेट करने में मदद करती हैं, जो कि किसमें प्रेजेंट है? लैक्राइमल बोन ऑफ द स्कल में। आईलिड ने क्या काम कर दिया था? द इनर लेयर ऑफ आईलिड स्ट्रेच over the anterior part of the front of the sclera and they form the thinnest epidermis of the animal body, that is conjunctiva. क्लियर? आगे चलते हैं। ये जो 3 आपको मैंने मसल्स के नाम लिए थे पिछले लेक्चर में, जो क्रैनियल मसल्स होती हैं, मसल्स क्रैनियल नर्व्स होती हैं, नंबर 3 ऑकुलोमोटर, नंबर 4 ट्रोक्लियर एंड नंबर 6 एब्ड्यूसन। बच्चों ये तीनों की तीनों क्रेनियल नर्व्स इनरवेट करती हैं इन मसल्स में। तीनों इन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में इनरवेट करने वाली मसल्स कितने पेयर हैं? द आंसर इज 3 पेयर, बिकॉज क्रेनियल नर्व्स आर इन पेयर। नाउ द 3rd number oculomotor, 4th number trochlear and 6th number abduction. These are the cranial nerves which are innervate in these muscles: external rectus, internal rectus, superior rectus, inferior rectus, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। तो इनमें कौन सी क्रेनियल नर्व्स जा रही हैं,
कौन सी इनर्वेट कर रही हैं। इनमें से 4 रिक्टस में, तीनों रिक्टस ले लीजिए, सुपीरियर रिक्टस, इंफीरियर रिक्टस, इंटरनल रिक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, एक ऑब्लिक भी लीजिए। ये चारों के चारों जो आपने मसल्स देखी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, इनमें जो है इनर्वेट करता है ऑकुलोमोटर, यानी मतलब थर्ड क्रेनियल नर्व्स। तीनों चारों में, सुपीरियर रिक्टस, इंफीरियर रिक्टस, इंटरनल रिक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, इनमें ऑकुलोमोटर। देन सुपीरियर ऑब्लिक में ट्रोक्लियर, देन एक्सटर्नल रिक्टस में इज एब्डूसेल। तो इस तरीके से द 3 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, दे आर इनरवेट इन दीज मसल्स which are known as extraocular muscles. They are responsible to rotate the eye wall within the eye orbit. Eye orbit means that the cavity of lacrimal bone of skull. चलिए बात करते हैं आइज़ को पढ़ने की। ये तो जनरल बात थी एक, हम लोगों ने कुछ बातों पर ध्यान दिया। 1/5 पार्ट केवल दिखाई दे रहा है, 4/5 पार्ट ऑर्बिट के अंदर है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं आइज़ को। इसको पढ़ने का सबसे सरल तरीका समझते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें नीट का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ यहाँ पे बताऊँगा, जिसको आप लास्ट तक अपने ब्रेन में रखेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से। इन केस ऑफ आइज स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट एंड कोराइड इज जस्ट बिलो दी स्क्लेरा। सबसे बाहर स्क्लेरा है, दिस इज द स्क्लेरा लेयर एंड दिस इज द कोराइड लेयर। मैंने डिफरेंट कलर से कर दिया, स्क्लेरा एंड कोराइड। जो स्क्लेरा एंड कोराइड लेयर है, दीज लेयर्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बड़ा पॉइंट। एंड रेस्ट ऑफ द ट्यूनिक्स, जितने ट्यूनिक स्टडी हुए, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो एक अच्छा नीट का क्वेश्चन बना कि इस आई बॉल में मेसोडर्मल इन ओरिजिन कौन सी ट्यूनिक्स है, तो उसका आंसर निकला स्क्लेरा एंड कोराइड्स आर मेसोडर्मल। नीट ने एक बार क्वेश्चन दिया कंजक्टिवा, जो कि थिनेस्ट एपिडर्मिस थी, मैंने अभी लेक्चर में बताया, जो कि क्या कहते हैं, इनर वॉल ऑफ दी आईलिड जो थी वो स्ट्रेच हो गई थी इन द फ्रंट ऑफ द स्क्लेरा एंड दे फॉर्म द कंजक्टिवा। नाउ कंजक्टिवा, लेंस एंड रेटिना, कंजक्टिवा, लेंस एंड रेटिना, दीज आर एक्टोडर्मल। ये भी नीट में पूछा जाता है। मेसोडर्मल क्या है? स्क्लेरा कोराइड। बहुत ध्यान देना, सारा पढ़ना तो है ही, लेकिन जो आने वाला है उस पर बहुत ध्यान देना है। कंजक्टिवा, लेंस और रेटिना, दीज आर एक्टोडर्मल। ये तीनों एक्टोडर्मल हैं बच्चों, और ये स्क्लेरा कोराइड मेसोडर्मल। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पर ध्यान रखिएगा। आपने देखा था कि जो मस्कुलर टिश्यू होता था, जो मसल्स होती थी, दीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती थी जो ये मसल्स होती थी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, जो ये आइरिस की मसल्स होंगी और सिलरी बॉडी की मसल्स होंगी, द मसल्स ऑफ आइरिस एंड मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी। विद इन द सिलरी बॉडी देयर आर सर्कुलर एंड मेरिडोइनल muscles are present, and within the iris there is radial dilatory muscles, and then is the circular sphincter muscles. These two muscles are present in the iris. The question is that कि iris और ciliary body में बच्चों जो muscles होती हैं, they are ectodermal in origin. मैंने पहले ही बोला कि जितनी मसल्स हैं सब मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन एक्सेप्शन गया कि जो आइरिस और सिलरी बॉडी में मसल्स है, सर्कुलर एंड मेरिडोइनल मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी एंड रेडियल डायलेटरी मसल्स एंड सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द आइरिस, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। आपने देखा बाकी जितनी भी ट्यूनिक्स में होंगी, वेस्कुलर ट्यूनिक्स में, दे ऑल आर मेसोडर्मल।
बाकी आई बॉल में कहीं भी मसल्स होंगी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मसल्स आइरिस में है, रेडियल डायलेटरी मसल्स एंड देन इज द सर्कुलर स्पिनेक्टल मसल्स, दे आर एक्टोडर्मल। जो सिलियरी बॉडी में मसल्स है, सिलियरी मसल्स, जिनको कह दिया जाता है सर्कुलर एंड मेरिडोइनल, तो जो सर्कुलर और मेरिडोइनल मसल्स हैं दे आर एक्टोडर्मल एंड रेस्ट ऑफ द मसल्स आर मेसोडर्मल। मैंने पहले बताया था मस्कुलर टिश्यू इज द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये मैंने 3 पॉइंट आपसे ध्यान रखने, कंजक्टिवा, लेंस, रेटिना, एक्टोडर्मल, स्क्लेरा, कोराइड, आउटर मोस्ट स्क्लेरा, देन कोराइड vascularized layer is mesodermal in origin, clear, and the muscles of iris and muscles of ciliary body ectodermal in origin। मैंने अब बोर्ड के ECO लिख दिया आपकी जानकारी के लिए। चलिए आगे और चलते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आइस को आसानी से पढ़ा जाए तो सबसे पहले इनकी ये ट्यूनिक्स को पढ़ लिया जाए, कवरिंग को, ठीक है। अब ट्यूनिक्स को पढ़ने के लिए इनके फंक्शन के बेसिस पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा, किसके बने इस बेसिस पर। तो 3 हेडिंग आइस को पढ़ने के लिए आप अपने ब्रेन में डालिए। द फर्स्ट हेडिंग इज फाइब्रस ट्यूनिक। एज द नेम इंडिकेट इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसा नाम बता रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होंगी, क्योंकि वर्ड मैंने यूज़ कर दिया फाइब्रस, तो दिस इज द फाइब्रस ट्यूनिक। अब फाइब्रस ट्यूनिक में क्या आता है? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा एंड कॉर्निया किसके पार्ट हुए? फाइब्रस ट्यूनिक के। तो यानी स्क्लेरा और कॉर्निया आपको हम पढ़ा दें तो यहाँ पर ये फाइब्रस ट्यूनिक कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसी तरह दूसरी ट्यूनिक पढ़ने के लिए क्या ब्रेन में लानी है? वैस्कुलर ट्यूनिक। नाम बता रहा है बच्चों वैस्कुलर मीन्स दैट ब्लड सप्लाई इज मोर, ब्लड वेसल्स आर मोर, डेंसली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड वैस्कुलर ट्यूनिक। तो इस वैस्कुलर ट्यूनिक में इस आई वॉल में हमें क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा कोराइड लेयर जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन थी, ध्यान आ गया। दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा सिलियरी बॉडी जिसकी सिलियरी मसल्स जो सर्कुलर और मेरिडोइनल मसल्स हैं इट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और तीसरी चीज़ हमने पढ़नी होगी आइरिस जो डायफ्राम का काम कर रही होगी, जैसे कैमरे में डायफ्राम होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द पिपल। पिपल के साइज को घटाना और बढ़ाना, इंक्रीज करना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना साइज को और डायलेट कर देना पिपल के साइज को, ये काम होगा इस आइरिस का और उसमें पाई जाने वाली आइरिस मसल्स का, जो बाद में हम बात अभी करेंगे। पहले देख लें आपको पढ़ना कैसे, क्लासीफाई कर दे पहले पूरी आइस। नाउ दिस इज द वैस्कुलर ट्यूनिक बिकॉज ब्लड वेसल्स आर मोर, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड इट कौन कौन सी 3 लेयरें आ गई? पोस्टीरियर मोस्ट कोराइड लेयर विच इज मेसोडर्मल, ये पोस्टीरियर में पड़ गई। एंटीरियर इज द सिलियरी बॉडी हो गई एंटीरियर, एंड देन इज द आइरिस, a diaphragm which is responsible to dilate and constrict, or you can say increase and decrease the light sensitive part of the eyes, that is pupil, which is known as black hole, जो कि ब्लैक होल कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं तीसरी तरीके से पढ़ने की। नाउ द थर्ड हेडिंग इज न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। एंड इन दिस न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक मैंने आपको बताया था पूरी आँख को पढ़ने के लिए आपको केवल ये देखना है कि इसकी जो आइज़ में जो लेयरिंग है, आउटर मोस्ट स्क्लेरा, देन इट इज़ फॉलोड बाय द कोराइड, देन इट इज़ फॉलोड बाय द रेटिना, मीन्स दैट द रेस्ट पार्ट इज रेटिना पार्ट विच इज़ न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। व्हाई वी यूज़ द वर्ड न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक? रीज़न क्या है? यहाँ पे एक बहुत बढ़िया नीट का क्वेश्चन है। जिस समय मैंने अपना लेक्चर नंबर आई थिंक समवॉट तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, और उस लेक्चर में मैंने बात की थी बाइपोलर न्यूरॉन की, ऐसे न्यूरॉन जिनमें एक एक्सॉन प्रोसेस है, एक डेंड्राइट प्रोसेस है,
वो बाइपोलर न्यूरॉन्स बच्चों रेटिना में पाए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीट कि रेटिना में कैसे न्यूरॉन पाए जाते हैं, आंसर इज बाइपोलर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज द मल्टीपोलर इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रेट्स। द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज द मल्टीपोलर एंड द रेटिना इज द बाइपोलर। और कल मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में बताया था कि इन केस ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द न्यूरॉन इज यूनिपोलर। व्हाट टाइप ऑफ? स्यूडो यूनिपोलर। कल ये बात हुई थी। तो आपने यहाँ रेटिना के लिए न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा अपने नीट के लिए कि रेटिना में बच्चों बाइपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। इसमें एक पिगमेंटेड लेयर है, यानी पिगमेंट होगा। पिगमेंट कौन होगा? मेलानिन के कारण होगा। द पिगमेंट इज मेलानिन। और इसमें पाए जाएंगे सेंसरी लेयर्स। सेंसरी लेयर्स में होंगे फोटो रिसेप्टर और यू कैन से विजुअल सेल्स। और वो विजुअल सेल्स हम पढ़ेंगे रॉड और कोन्स के बारे में, जहाँ से नीट का अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो नाउ दीज आर दी 3 हेडिंग्स: फाइब्रस ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक एंड देन इज द न्यूरोसेक्रेटरी ट्यूनिक। अगर इन तीनों को आपने आज समझ लिया तो इस पार्ट 1 से जो भी नीट का क्वेश्चन आएगा आपसे बहुत आसानी के साथ सॉल्व होगा। जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी कि स्क्लेरा और कोराइड्स ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन, कंजक्टिवा, लेंस एंड रेटिना एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ द मसल्स ऑफ आइरिस एंड सिलियरी बॉडी इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये शुरुआत थी नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। भी मैंने बात की रेटिना की। रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी में मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लिया में, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। नाउ बात करते हैं फाइब्रस ट्यूनिक्स की। इन केस ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक इज कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट स्क्लेरा, दिस इज द स्क्लेरा लेयर। It consists of outermost sclera and sclera is a mesodermal in origin and sometimes it looks white, ये सफ़ेद दिखता है, that's why it is known as white of eyes. So sclera is known as white of eyes। जो white portion दिख रहा है made up of sclera, outermost tunic, fibrous tunic made up of connective tissue। जो ये स्क्लेरोटिक कोट है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन छोटी सी देना चाहूँगा कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स द स्क्लेरोटिक कोट इज कंसिस्ट ऑफ इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बट इन केस ऑफ द फ्रॉग इट इज कार्टिलेजिनस। In case of the amphibian, in case of the frog, the sclerotic coat is cartilaginous। केवल इन्फॉर्मेशन हल्की सी थी आपको, तो यहाँ पर ये कंसंट्रेट रहना है कि स्क्लेरा इज ए मेसोडर्मल, स्क्लेरा इज ए आउटर मोस्ट, स्क्लेरा इज कॉल्ड वाइट ऑफ आइज। ठीक, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट में फाइब्रस ट्यूनिक के बच्चों, जो कहलाता है कॉर्निया। Cornea, this part is known as cornea. Outermost conjunctiva which is ectodermal in origin and the example of thinnest epidermis in the animal body. Now just here you see this is cornea. ये कहलाता बच्चों कॉर्निया। अब कॉर्निया की बात करता हूँ। कॉर्निया में नीट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे बड़ी बात बनती है कि कॉर्निया जो होती है वो आपके नॉन कैराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। नॉन कैराटिनाइज यानी मतलब इसमें कैराटिन नहीं होता है। कॉर्निया इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैंने लिख दिया है NKSSEP आगे लगा दिया ताकि आप एपिथेलियम समझ जाएं। यहाँ नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड मीन्स दैट इन लेयर्स, stratified squamous epithelium। This is a big question
अराइजिंग फ्रॉम द कॉर्निया, आ रहा है कॉर्निया से कि कॉर्निया में कैसा टिश्यू, कौन सा टिश्यू पाया जाता। द आंसर इज नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज नोन एज द कॉर्निया। तो इन केस ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वैस्कुलर ट्यूनिक। वैस्कुलर ट्यूनिक्स में बच्चों आता है कोराइड लेयर जो पोस्टीरियर है। लिसन, पोस्टीरियर, एंटीरियर इज सीलरी बॉडी एंड देन आइरिस। क्लियर? बात करते हैं कोराइड की। जैसा नाम बता रहा है वैस्कुलर ट्यूनिक है, मीन्स दैट जो कोराइड लेयर है उसमें पिगमेंटेशन है, मीन्स दैट हाईली वेस्कुलराइज है, मोर उसमें पिगमेंट्स भी हैं, और कोराइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आँखों में डिफरेंट कलर के लिए। कोराइड ही वेस्कुलराइज है, कॉर्निया नहीं वेस्कुलराइज है। कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तभी तो आजकल डॉक्टर्स कॉर्निया का इजीली ट्रांसप्लांटेशन कर देते। क्यों ट्रांसप्लांटेशन कॉर्निया का हो जाता है? क्योंकि उसमें कोई ब्लड सप्लाई है ही नहीं। लेकिन जो कोराइड है जिसमें ब्लड सप्लाई है, हाईली वेस्कुलराइज है, जो ब्लूइश कलर का है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है, सारी बातें ध्यान दीजिए, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है, उस कोराइड लेयर का काम क्या है? उस कोराइड लेयर का काम है, दिस कोराइड लेयर नरिश रेटिना, इट नरिशेस द रेटिना, ये रेटिना को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही। दिस इज द नीड कि कोराइड रेटिना को नरिशमेंट देने का काम कर रही और आई ऑर्बिट को डार्कन कर दे रही है कोराइड, क्योंकि हाईली पिगमेंटेड है, हाईली वेस्कुलराइज है। तो ये आई वॉल जो है उसको जो है आई वॉल के अंदर जो ये पूरा एरिया है इसको डार्कन कर दे रही। क्यों डार्कन कर दे रही? टू प्रिवेंट द लाइट रिफ्लेक्टिंग आउट, ताकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट ना हो, प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, अंदर से रिफ्लेक्ट ना हो जाए, लाइट जो अंदर पहुंच गई वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए, इसका काम भी कोराइड कर रहा है। तो कोराइड नरिशमेंट भी दे रहा है रेटिना को, नीट का क्वेश्चन। और कोराइड अंदर की लेयर्स को डार्कन कर दे रहा है, जिसके कारण क्या चीज़ प्रिवेंट हो रही? इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कोराइड की बात है। जो आँखों का कलर होता है, कहते हैं इनकी ब्लैक आँखें हैं, इनकी ब्लूज आइज़ हैं, इनकी ग्रीन आइज़ हैं, इनकी ब्राउन आइज़ हैं, दिस इज ड्यू टू दिस कोराइड। ये इस कोराइड के कारण ही आप एक दूसरों की आँखों की तारीफ़ करते हैं कि आपकी ये आँखें ऐसी इतनी अच्छी लग रही हैं। द रेस्पॉन्सिबल ट्यूनिक इज द वेस्कुलराइज्ड ट्यूनिक, इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्कुलर ट्यूनिक, दैट इज कोराइड। मेन फंक्शन nourishes to retina, second preventing the internal reflection of light। ये बात है कोराइड की। बात करता हूँ सीलरी बॉडी की, जो एंटीरियर है। सीलरी बॉडी आप यहाँ देखिए, दिस इज द सीलरी बॉडी, सीलिया निकले हुए हैं, ये सीलरी बॉडी है, दिस इज द सीलरी बॉडी। तो है किसका पार्ट? है तो इसी का ही, ये पोस्टीरियर कोराइड हो गया, आगे जाकर इसने सीलरी बॉडी बनाई। बच्चों सीलरी बॉडी में सीलरी मसल्स है, सर्कुलर एंड मेरिडोइनल मसल्स, दो तरीके की मसल्स, सर्कुलर एंड मेरिडोइनल मसल्स। अब सीलरी मसल्स का क्या काम है? जिस समय कोई चीज़ दूर होती है तो दूर की चीज़ को देखने के लिए हमारे लेंस को पतला होना ज़रूरी है, थिन होना ज़रूरी है, ताकि उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए। और थिन कब होगा? जब सस्पेंसरी लिगामेंट जो इससे डेवलप हुए हैं, दिस सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर नोन एज जोन्यूल्स और यू कैन से जोनोला ऑफ जिन। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, व्हेन द सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड सीलरी बॉडी रिलैक्स, जब सीलरी बॉडी में मसल्स रिलैक्स होंगी तब सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण जो हमारा लेंस है ट्रांसपेरेंट एक्टोडर्मल बाई कॉन्वेक्स लेंस, 3 वर्ड मैंने यूज किए, तीनों नीट के क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज़ कर दिया। देन मैंने वर्ड यूज़ कर दिया एक्टोडर्मल, ये भी नीट का क्वेश्चन, मैंने पहले ही शुरुआत में ही आपको बताया। एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस हेल्ड, किससे हेल्ड है? बाई सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स को कह देते हैं जोन्यूल्स, या बोल देते हैं जनूला ऑफ जिन, ZINN। जिस समय सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेंस थिन होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, एंड द रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंट प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन दिस फोबिया ऑफ सेंट्रलिस। इस फोबिया ऑफ सेंट्रलिस जो रेटिना पे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन उस समय सीलरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, रिलैक्स होंगी सीलरी बॉडी, और सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब कोई चीज़ दूर होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर बाई, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता है उस समय क्या होगा? उस समय सीलरी बॉडी की जो मसल्स हैं, जिसको मैंने बताया था एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मैंने बताया था आइरिस एंड सीलरी बॉडी की मसल्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, रेस्ट ऑफ दी मसल्स मेसोडर्मल। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ जिस समय कोई ऑब्जेक्ट पास होगा बच्चों, उस समय हमारा लेंस मोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मोटे छोटे के लिए ज़रूरी है थिक होना चाहिए। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होने चाहिए? रिलैक्स होने चाहिए। तो रिलैक्स कब होंगे? जब सीलरी बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट होगी। When the ciliary body shows contraction, now suspensory ligament shows relaxation, and due to the relaxation of suspensory ligament, the lens become small and thick, focal length decrease हो गई, and the clear image of nearly placed object is formed on fovea of centralis, फोबिया ऑफ सेंट्रलिस, जो कि रेटिना पर है। कैसी इमेज बन रही है? रियल इन्वर्टेड। ये भी नीट का क्वेश्चन है। कैसी इमेज बन रही है? रियल इन्वर्टेड। कहाँ पे बन रही है? फोबिया ऑफ सेंट्रलिस पे, जहाँ पर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? कौन सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है? कौन से फोटो सेंसिटिव सेल्स ज़्यादा हैं वहाँ पर? कौन से फोटो रिसेप्टर सेल्स ज़्यादा है? कौन से विजुअल सेल्स वहाँ ज़्यादा हैं? कौन सा आर हाईली कंसंट्रेटेड दे आर एट द फोबिया ऑफ सेंट्रलिस? रॉड्स आर एब्सेंट। ये भी नीट का क्वेश्चन है। लेक्चर में सुनते रहिए कहाँ कहाँ पे नीट्स के क्वेश्चंस है। बार बार लेक्चर को सुनते सुनते तैयार करिए। ये पूरा लेक्चर आपको मैं नीट के क्वेश्चंस के बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ केवल। आगे चलते हैं, बात करते हैं आइरिस की। पहला पॉइंट, आइरिस मेज एक्ट एज ए डायफ्राम ऑफ कैमरा। जैसे कैमरे का डायफ्राम होता है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए। कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए, कितनी लाइट बाहर जानी चाहिए, कितना पीपल से लाइट अंदर आए, कितनी पीपल से लाइट बाहर जाए, समझने के लिए चलते हैं। अगर यहाँ पर डिम लाइट हो तो पीपल का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर पाए आइज में। और अगर ब्राइट लाइट हो, फ्लश लाइट हो, तो पीपल का साइज घटना चाहिए, क्योंकि पीपल उसको अवॉइड करेगी आइज उस हाई इंटेंसिटी की लाइट को लेने के लिए, ब्राइट लाइट को, फ्लैश लाइट को लेने के लिए। तो एक कॉमन सेंस लग गया कि जिस समय डिम लाइट होगी उस समय पीपल का साइज बड़ा होना चाहिए। अब यही पे बात करते हैं, जो मसल्स, नीट का क्वेश्चन, जो मसल्स, नेम द मसल्स ऑफ आइरिस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ पीपल साइज। पीपल के साइज को बढ़ाने के लिए नेम द मसल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द डिम लाइट। अब डिम लाइट भी क्वेश्चन लगा, डिम लाइट के समय ही बढ़ना जरूरी है। द आंसर इज रेडियल, द आंसर इज radial dilatory muscles. These are unstripped, means that smooth muscles means that they are involuntary, they are not working according to our will. तो पीपल के साइज को अगर डायलेट करना, एज द नेम इंडिकेट, रेडियली
dilatory muscles, the radial dilatory muscles of iris is responsible to dilate the size of the pupil. क्यों, कैसे डायलेट किया? जिस समय ये मसल्स, रेडियल डायलेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस समय जो ये आइरिस होता है इट इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड. नाउ द आइरिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल डायलेटरी मसल्स. और जैसे ही आइरिस से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा वैसे ही पीपल का साइज बढ़ जाएगा और डिम लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी अंदर लाइट के आएगी. तो पीपल इज अ लाइट सेंसिटिव पार्ट. ब्लैक होल. तो डायलेटरी मसल्स, रेडियल डायलेटरी मसल्स ऑफ द आइरिस डायलेट द साइज ऑफ द पिपल, और पिपल के साइज को कम, जिस समय ब्राइट लाइट हो, फ्लश लाइट हो, उस समय पिपल के साइज को कम करने वाली भी मसल्स आइरिस में है. एंड द नेम इज द सर्कुलर, और नाम से ही पता लग रहा है, कवरिंग के लिए है, सर्कुलर स्प्लिक्टर मसल्स. So the circular sphincter muscles, when they are working, now the iris is extended. When the iris is extended, when the constrict, now pupil size increase. When they are extended, now pupil size decrease. So this iris controlling the increase of size of pupil, the answer is iris. Which muscles is responsible to increase the size of the pupil? Answer is radial dilatory muscles. Which muscles is responsible to decrease the size of the pupil when during the flush light condition? Now the answer is circular sphincter muscles. So this is all about the iris which act as a diaphragm. आगे चलते हैं, बात करते हैं. यहाँ पर दो चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं. एक को मैंने कहा एक्वस चैम्बर, इसको मैं कह दे रहा हूँ विट्रस चैम्बर. चलिए दोनों को आई बॉल की पोजीशंस में देखते हैं. दीज आर द चैम्बर्स. ओके, नाउ व्हाट्स इन केस आप क्या है ज़रा ध्यान दीजिए. मैंने कहा दिस इज द कॉर्निया एंड दिस इज द लेंस एंड दिस इज द आइरिस. सो द प्लेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो प्लेस है दिस इज नोन एज एंटीरियर. ANT एंटीरियर, AC मैंने लिख दिया एक्वस चैम्बर. एक्वस चैम्बर जो पाया जा रहा है जिसके अंदर अल्कलाइन फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका काम क्या है, रिफ्रैक्ट करके लाइट को लेंस पे डाल देना. पिपल्स के पास लाइट रिफ्रैक्ट करके डाल देना ताकि वो अंदर चली जाए लेंस के थ्रू. ये जो चैम्बर है एक्वस चैम्बर है, इसमें जो एंटीरियर वाला पार्ट है जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में है, इट इज़ लार्ज इन साइज. दिस इज नोन एज लार्ज चैम्बर. किसके बीच में है? एंटीरियर एक्वस चैम्बर इन बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस. नाउ द स्मॉल चैम्बर जो है, छोटा चैम्बर है, वो किसके बीच में है? आइरिस एंड लेंस, इसके बीच में. आइरिस और लेंस के बीच में स्मॉल चैम्बर एक्वस चैम्बर है, और कॉर्निया और आइरिस के बीच में, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर से ही पूरा थ्योरी कवर करिए. कॉर्निया और आइरिस के बीच में लार्ज एक्वस चैम्बर, एंड देन आइरिस एंड लेंस के बीच में स्मॉल एक्वस चैम्बर. और इन दोनों एक्वस चैम्बर में काम के लिए इनको नाम दिया गया. फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज द एंटीरियर एक्वस चैम्बर, इट इज नोन एज वेनस चैम्बर. वेनस वर्ड दिया गया, VENOUS. और जैसा कि नाम बता रहा वेनस, इसका काम होगा क्या करना? टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज फ्रॉम द आइज. जो ये चैम्बर है, इस चैम्बर में जो एंटीरियर वाला चैम्बर है जो कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में है, बड़ा चैम्बर है, इसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड भरा हुआ है, उसका काम क्या है? ये वेनस चैम्बर का काम कर रहा है. यानी मतलब वेस्टेज को बाहर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है. वेस्ट नाम लेते ही हमारे समझ में आ गया.
Now the second chamber which is lies in between the iris and lens is called atrial chamber. ATERIAL atrial chamber. एट्रिया वर्ड के लिए जैसे कि हमें पता लग रहा, अब ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करेगा। तो आपने देखा नरिशमेंट देने के लिए, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका एट्रियल चैम्बर है, जो कि छोटा है, आयरिस और लेंस के बीच में है। और जो वेनस चैम्बर है वो कॉर्निया और लेंस के बीच, कॉर्निया और आयरिस के बीच में है। इसको वेनस कहा क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपके वेस्टेज को रिमूव करता है। इसको एट्रियल बोला क्योंकि ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो दिस इज द रोल ऑफ दिस एक्वस। नाउ देयर इज अनदर चैम्बर इन बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में जो चैम्बर है इट इज नोन एज विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर जिसके अंदर जो फ्लूइड बड़ा है विट्रस फ्लूइड, जिसके अंदर 99% वाटर है, साल्ट है, म्यूकोप्रोटीन है, उस म्यूकोप्रोटीन को कहते हैं विट्रिन। इसके अलावा इसमें हाइलोरोनिक एसिड है और फिब्रिलर प्रोटीन भी पाई जा रही है। तो इस हाइलोरोनिक एसिड और फिब्रिलर प्रोटीन के कारण बच्चों दिस इज जेलाटिनस इन नेचर, ये जेलाटिनस इन नेचर है। कौन सा चैम्बर है? विट्रस चैम्बर है। नाउ नीट का क्वेश्चन, द चैम्बर लाइज बिटवीन लेंस टू द रेटिना विट्रस। द चैम्बर लाइज फ्रॉम कॉर्निया टू द लेंस इज एक्वस। The chamber lies between cornea and the iris is anterior aqueous chamber. The chamber lies between iris and lens is posterior aqueous chamber. Aqueous chamber. तो anterior act as the venous chamber and posterior aqueous chamber act as the atrial. Now this is the vitreous fluid which is responsible again for refraction of light. जितनी भी लाइट अंदर आ रही हैं उनको रिफ्रैक्ट करके कहाँ कंसंट्रेट कर दे रहा है? एट द साइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड दैट इज फोविया ऑफ सेंट्रलिस वेयर द कोन्स आर कंसंट्रेटेड ओनली, नॉट रॉड। दिस इज द बिग क्वेश्चन ऑफ नीट। एक बड़ा क्वेश्चन नीट का कि फोबिया ऑफ सेंट्रलिस पर कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल्स या विजुअल सेल्स हैं? आंसर इज द ओनली कोन्स। ओनली कोन्स, मेरे ओनली वर्ड पे ध्यान दीजिए, यहीं पर क्वेश्चन है। वो कह देगा रॉड एंड कोन्स, मोर कोन, लेस इन नंबर रॉड, मोर रॉड नंबर, सब फालतू की चीज़ें होंगी इसमें। तुम्हें केवल इतना ध्यान देना, इन केस ऑफ फोबिया ऑफ सेंट्रलिस ओनली कोन्स आर कंसंट्रेटेड हियर। दिस इज द नीड। Now, the third layer I would like to discuss is neurosensory tunic. The neuro world is here, indicate, sensory world is indicate, means that there is the role of neuron. And what type of neuron? Bipolar neuron. In case of the retina, the neuron is bipolar, rest of the body is multipolar, I have already told you. Now, in case of the dorsal root ganglia of spinal cord, there is a pseudo unipolar neuron, जो हम लोगों ने कल देखा था स्पाइनल कॉर्ड में लेक्चर नंबर 9 में। नहीं तो रिवाइज करने के लिए दोबारा लेक्चर को लगाइए और कनेक्ट करिए चीज़ों को। आगे चलते हैं, रेटिना की बात करते हैं। बच्चों, रेटिना में एक पिगमेंटेड लेयर है, यानी मतलब उसमें ज़रूर मेलानिन होगा। दूसरी सेंसरी लेयर है जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दो फोटो रिसेप्टर्स, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। अब थोड़ा रॉड सेल कोन सेल्स के बारे में क्वेश्चन सुनते हैं। रॉड सेल लॉन्ग, थिन, सिलेंड्रिकल। मेरी 3 बातों पे ध्यान दोगे, अभी तैयार करोगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर में ही तैयार होना चाहिए। थिन, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल। कैसा पिगमेंट है इसके अंदर? इसके अंदर पिगमेंट है विजुअल पर्पल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन, RHODOPSIN। कैसा है? विजुअल पर्पल। क्वेश्चन सुनिए, विजुअल पर्पल कौन सा
पिगमेंट है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट किस में पाया जाता है? रॉड सेल में। रोडोप्सिन पिगमेंट्स में क्या क्या होता है? रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर रेटिनिन प्रोटीन होती है, रोडोप्सिन प्रोटीन रेटिनिन प्रोटीन होती है, स्कोटॉप्सिन प्रोटीन होती है, रेटिनिन प्रोटीन होती है। ये दोनों क्या हैं? दीज आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स। ये नीट का क्वेश्चन है। जो इसमें रेटिनिन प्रोटीन है इन केस ऑफ द रोडोप्सिन विच इज अ विजुअल violet purple, this is the violet purple means that visual purple color in color is the rhodopsin pigment, and it is made up of two type of protein, scotopsin protein and then is the retinine, and both are derivatives of vitamin A. That's why the vitamin A is necessary for the proper functioning of eyes. In deficiency night blindness is there. खैर आगे चलते हैं। द सेकेंड वन इज द कोन सेल। डिम लाइट में लाइट और डार्कनेस में डिफरेंस करने के लिए, लाइट और डार्कनेस में डिफरेंशिएट करने के लिए डिम लाइट में ट्विलाइट विजन के लिए, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई ट्विलाइट विजन, डिम लाइट और ट्विलाइट विजन के लिए स्कोटॉपिक विजन कहलाता है, और स्कोटॉपिक विजन देखने को मिलता है रॉड सेल्स में। लेकिन जो कोन सेल्स हैं विच आर थिक एंड स्मॉल, थिक हैं स्मॉल हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिफरेंशिएशन, कलर में डिफरेंशिएट कराने में मदद करती हैं, एंड दे आर एबल टू सी इन लाइट कंडीशन, आर यू कैन से डे लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इस विजन को क्या कहते हैं? फोटोपिक विजन। कौन सा कहलाता है? फोटोपिक विजन, क्योंकि लाइट से ना, वो स्कोटॉपिक विजन ट्विलाइट विजन कहलाता है, और डे लाइट का विजन कहलाता है फोटोपिक विजन। जो पिगमेंट होता है इसमें आइडोप्सिन होता है। द नेम ऑफ द पिगमेंट इन केस ऑफ द कोन इज आइडोप्सिन, द नेम ऑफ द पिगमेंट इन केस ऑफ रॉड इज रोडोप्सिन, एंड रेटिनिन एंड स्कोटॉप्सिन प्रोटीन्स बोथ आर, दोनों को अगर मिला देते हैं, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए। इसलिए विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर आइज। ओके, आगे चलते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं। बच्चों एक चीज़ और छोटी छोटी सी जानकारियाँ तुमको ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ रेटिना जो रॉड्स होती हैं, दीज आर आउट नंबर कोन्स, रॉड्स आउट नंबर कोन्स इन ह्यूमन। इसका मतलब क्या हुआ? आउट नंबर वर्ड का मतलब ये हुआ कि जो रॉड्स है दे आर मोर इन नंबर इन कंपेरिजन टू द कोन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल दैट द रॉड सेल इज अप्रॉक्स 1200 lakh, and whereas the cone cells is only 65 lakh। केवल 65 लाख कोन हैं और 1200 लाख रॉड्स हैं, इसलिए एक लाइन लिख कर आती है विच सेल इज आउट नंबर। तो रॉड इज आउट नंबर, नॉट कोन इज आउट नंबर। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स रॉड सेल्स आउट नंबर कोन्स इन ह्यूमन। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, नीट का बड़ा क्वेश्चन है। आउट नंबर आपको समझना चाहिए कि रॉड्स आर मोर इन नंबर। छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें जुड़े हुए हैं। लाइक इन केस ऑफ आउल ओनली द रॉड सेल्स आर प्रेजेंट। आउल्स में रॉड सेल्स हैं, कैसे ध्यान रखेंगे? आउल की स्पेलिंग है OWL, कितने लेटर हैं? 3। और रॉड की स्पेलिंग क्या है? ROD। बच्चे हो ना, ऐसे करके ध्यान कर लो। लाइक इन केस ऑफ hen there are only cone cells. In case of owl only rod cell, OWL owl, ROD rod. Like in case of the hen, like in case of the ये जो birds जितनी होती हैं, now there are is known as cone cells। क्या कहलाती हैं? cone cells उनके अंदर देखने को मिलती हैं। there only is cone cells is present। क्लियर बात हुई? then क्लियर। आगे चलते हैं। रोडोप्सिन आपको पता लग गया,
आपके रॉड के अंदर रोडोप्सिन है, एडोप्सिन कोन के अंदर है। आपको फोबिया ऑफ सेंट्रलिस पता लग गया, वहाँ पे केवल कोन है। अब एक चीज़ करते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। एक ब्लाइंड स्पॉट को पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी यहाँ पर। दिस इज द पोस्टीरियर लोब। अब यहाँ से पढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द आई बॉल lateral to the posterior lobe somewhat above there is a place from where optic nerves comes out, बाहर की ओर जा रही हैं ऑप्टिक नर्व्स, एंड आर्टरीज मूव इनसाइड। जो आंखों के लिए आर्टरीज हैं वो अंदर की ओर आ रही हैं, और जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो बाहर जा रही हैं। जिस जगह से जा रही हैं उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इस ब्लाइंड स्पॉट में सबसे बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, इस ब्लाइंड स्पॉट में क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। इस ब्लाइंड स्पॉट में क्या क्या चीज़ें नहीं होती? रॉड भी नहीं होती है और कोन भी नहीं होती है। रॉड एंड कोन सेल्स कहाँ एब्सेंट होती है? आंसर इज ब्लाइंड स्पॉट। आंसर इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से बाहर जाने वाली ऑप्टिक नर्व्स, अंदर आने वाली ब्लड वेसल्स। देन अगेन फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब जस्ट लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ थिनिंग ऑफ, यहाँ पे थिनिंग हो गई, थिनिंग ऑफ रेटिना, एंड दिस थिनिंग ऑफ रेटिना इज कॉल्ड येलो स्पॉट और मैकुला लूटिया। पढ़ने का ढंग, पोस्टीरियर लोब लेकर चले। क्या लेकर चले? पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब के ऊपर आए, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल गया? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से क्या निकल रहे हैं? ब्लाइंड स्पॉट से निकल रही हैं ऑप्टिक नर्व्स, और क्या अंदर जा रही हैं? ब्लड वेसल्स जा रही हैं। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि देयर इज नो फोटो रिसेप्टर, ना ही रॉड है ना ही कोन है। ऐसी कौन सी जगह है? ब्लाइंड स्पॉट। इमेज कहाँ बनती है? क्या ब्लाइंड स्पॉट पे? नो इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म तो केवल हो रही है फोबिया ऑफ सेंट्रलिस पर, जहाँ पे कैसी इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। नाउ दिस मैकुला ल्यूटिया, ये जो मैकुला ल्यूटिया है, ये मैकुला ल्यूटिया इज थिन एंड इट बिकम मोर थिन एट वेरी इन द सेंटर। इसका जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, हियर द कोन्स आर मोर कंसंट्रेटेड, हियर द इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस, एंड दिस इज नोन एज फोबिया ऑफ सेंट्रलिस। ये कहलाता है फोबिया ऑफ सेंट्रलिस, जहाँ पे केवल क्या होती है? ओनली कोन्स आर कंसंट्रेटेड। ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? क्लियर। आगे चलता हूँ मैं, ज़रा थोड़ी चीज़ें और बढ़ाता हूँ। जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर देखा जाए जो कोन सेल्स हैं, उन कोन्स के अंदर पिगमेंट्स रेड कलर के लिए हैं, जिसको इथेरोप्सिन्स बोल देते हैं। इरिथ्रोप्सिन, इरिथ्रो माने होता ही है रेड इन कलर। ब्लू कलर के लिए भी है साइनोप्सिन, ग्रीन कलर के लिए भी है क्लोरोप्सिन। यानी 3 तरीके, किताबों में लिखा रहता, देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन सेल्स, क्लोरोलैब, साइनोलैब, and then third one is the erythrolab. When these 3 cone cells, when these 3 type of pigments, they are stimulated at the same time, एक साथ स्टिमुलेट हों, तब जाकर हमें वाइट कलर का विजन दिखता है। ये NCERT की लाइन है। When the erythropsin, synopsin and chloropsin, these 3 are stimulated at a time, then the white color is perceived। तब हमें वाइट कलर देखने को दिखता है। क्लियर बात हो गई इतनी? तो आपने देखा कोन्स के अंदर कौन कौन सी हैं। रेड कलर के लिए इरिथ्रोप्सिन है, और ब्लू कलर के लिए साइनोप्सिन है, और आपके ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्सिन है। जो ह्यूमन आइज़ हैं उसके जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है
वो स्पेक्ट्रम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, किसके बीच के कितने एंगस्ट्रॉम की लाइट को हम विजिबल ज़्यादा कर लेते हैं बढ़िया। द आंसर इज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू द 7000 एंगस्ट्रॉम। यही कारण है कि हमारा जो विज़न होता है वो एलोइस ग्रीन कलर के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेव लेंथ है वो रीच अप होती है 5550 एंगस्ट्रॉम। तो ह्यूमन की विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता लगा 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। आपको ये भी पता लगा हमारी आइज़ येलो और ग्रीन कलर के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ही उस रेंज में आती है 5550 एंगस्ट्रॉम के केस में। आइज़ ऑफ द बर्ड्स के केस में थोड़ी जानकारियाँ हैं। आइज़ ऑफ द बर्ड्स के केस में पैक्टिन पाया जाता है, और जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जैसे लॉइन हो गया, टाइगर हो गया, डॉग हो गया, सील हो गया, इन एनिमल्स की आइज़ में इनर टू द रेटिना एक और लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं टैपिटम लूसिडम, जो कि रात में जो इनकी आँख चमकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर टैपिटम लूसिडम। ये टैपिटम लूसिडम के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जिंक के, सिस्टीन के और ग्वानिन भी पाया जाता है, जिसके कारण इनकी आँख रात में चमकती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? जिंक भी होता है, सिस्टीन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, जिनके कारण इनकी आइज़ रात में चमकती हैं। क्लियर बात हो गई। नाउ जो ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो ह्यूमन आप देख रहे हैं 3 कलर के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल हो रही कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए। इरिथ्रोप्सिन फॉर रेड कलर, क्लोरोप्सिन फॉर ग्रीन कलर, साइनोप्सिन फॉर ब्लू कलर। इसलिए इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द विजन इज ट्राइक्रोमैटिक विजन, ट्राइक्रोमैटिक विजन है। नाउ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 3 डायमेंशनल शेप हम देख लेते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज को जज कर लेते हैं, एंड दिस इज नोन एज द स्टीरियोस्कोपिक विज़न। स्टीरियोस्कोपिक विज़न भी ह्यूमन में है। जो बीज होती हैं, जो बी हैं, उन बी के अंदर अगर देखा जाए तो ये अल्ट्रावायलेट रेस को लेती हैं देखने के लिए। दे हैव ए विजिबल इन अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज में विज कर लेती हैं। अगर देखा जाए बॉडी के प्रोपोर्शन में किस एनिमल्स की आइज़ ज़्यादा बड़ी है तो उसका आंसर हो जाता है डियर। डियर की आंखें भी बहुत सुंदर होती हैं और वो बड़ी भी होती हैं इन रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी प्रपोर्शन। बॉडी के प्रपोर्शन में अगर देखें तो डियर की आइज़ ज़्यादा बड़ी होती हैं। आपने देखा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक बार मैं रिकैप लूँगा, ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने देखा था कंजक्टिवा, लेंस, रेटिना, दीज आर कंजक्टिवा, लेंस, रेटिना, एक्टोडर्मल, स्क्लेरा, कोराइट, मेसोडर्मल। नो रॉड एंड कोन सेल्स ब्लाइंड स्पॉट पे, इमेज फॉर्मेशन, फोबिया ऑफ सेंट्रलिस पे, ओनली कोन सेल्स आर देयर। ओके। Now, the muscles of iris and ciliary body ectodermal in origin. Now, chambers are of 2 types. In between the cornea and iris is the anterior, which is known as venous chamber. In between the iris and lens is the posterior chamber, which is atrial chamber, responsible to provide oxygen and this nutrition. Now, this is the vitreous chamber, which is gelatinous in nature due to the presence of hyaluronic acid and fibrillar protein. Sometime क्या होता है कि जो हमारी आँख में अगर देखा जाए तो एक डक्ट पाई जाती है जिसको कहते हैं डक्ट ऑफ स्लेम, डक्ट ऑफ सेक्लेम, SCHLEMM। इस डक्ट का काम होता है ड्रेन द एक्सेस एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर टू द वेन। ये वेन में डाल देती है ताकि ये बाहर निकल जाए। कभी कभी ये डक्ट ब्लॉक हो जाती है। जो डक्ट ऑफ स्लेम है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है। उस ब्लॉक के कारण इसके अंदर विट्रस चैम्बर, ये जो ह्यूमर्स भरे हुए हैं ये रिमूव नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण रेटिना के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड द डिसऑर्डर इज नोन एज ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा डिसऑर्डर हो जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपने सारी चीज़ों आइज़ में देखी। एक वर्ड आप यहाँ देख रहे थे लिम्बस।
लिखा है तो देख लीजिए ज़रा। दिस इज़ द जंक्शन बिटवीन द दिस, जो आपके कॉर्निया और कंजक्टिवा वाला जो जंक्शन आ रहा है, यानी स्क्लेरा और कॉर्निया का जो जंक्शन है वो कहलाता है लिम्बस, यानी मतलब स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन इज नोन एज लिम्बस। ये मैंने लिम्बस बनाए हुए हैं। ठीक लिम्बस के पास से बिलो द लिम्बस इज द सीलरी बॉडी, देन इज द आइरिस, आइरिस इज फ्रॉम द डायफ्राम विच रेगुलेट द साइज ऑफ द पीपल। जो पीपल के साइज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आइरिस का काम ही रहता है रेगुलेट करने का पीपल के साइज को। आपने देखा था कि इन केस ऑफ आउल देयर इज़ ओनली रॉड सेल्स, आउल के केस में केवल रॉड सेल्स देखने को मिलती हैं, और रॉड सेल आर आउट नंबर कोन्स इन ह्यूमन बींग्स। रॉड सेल्स की गिनती ज़्यादा होती है। रॉड सेल में रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन जो होता है वो रेटिनिन स्कोटॉप्सिन प्रोटीन्स का बना होता है, जो कि विटामिन ए के डेरिवेटिव होते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ आइस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस लेक्चर पे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं आइस के बारे में, थोड़ी बहुत एडिशनल जानकारी भी दी। एडिशनल जानकारी उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं जितना आपको इस बोर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट। थैंक यू।